दोस्तों, आज बारी है एंटन चेखव की कहानी की। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ उनकी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है द लॉटरी टिकट। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। इवान दिमित्रिच 1200 रूबल की वार्षिक आय में अपने परिवार का पालन करने वाला, अपने भाग्य से संतुष्ट एक मध्यम वर्ग का आदमी था। शाम का खाना खाने के बाद आराम से सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी पत्नी खाने की मेज़ साफ करते हुए बोली, अरे मैं आज का अखबार नहीं देख पाई, जरा देखना तो उसमें लॉटरी जीतने वाले टिकटों के नंबर आए हैं कि नहीं। इवान ने उत्तर दिया, हाँ हैं तो सही, लेकिन तुम्हारे टिकट की डेट तो निकल गई है ना। अरे नहीं, मैंने मंगलवार को टिकट बदलवा लिया था, पत्नी ने कहा। अच्छा, क्या नंबर है? सीरीज 9499 नंबर 26। ठीक है, देख लूँगा। 9499 और 26। इवान दिमित्रिच को लॉटरी में कतई विश्वास नहीं था। अपने असूलों के मुताबिक वो जीतने वाले नंबरों की लिस्ट देखने वाला नहीं था, लेकिन उस टाइम उसके पास कोई और काम नहीं था और अखबार भी ऐन उसके सामने पड़ा था। इसलिए उसने यूं ही नंबरों की लिस्ट पर ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई। उसी पल उसके अविश्वास का मजाक उड़ाती उसकी नज़र ऊपर से नीचे की दूसरी लाइन में 9499 नंबरों पर गड़ गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। टिकट का नंबर देखे बिना ही उसने अखबार को जल्दी से अपने घुटनों पर टिका लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी उंडेल दी हो। उसे अपने पेट में एक अजीब सी ठंडक, तेज गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसने बड़े ही हैरानी भरे स्वर में कहा, माशा, 9499 नंबर है इसमें। उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर उसकी पत्नी तुरंत समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रहा था। उसका भी चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेज़पोश को मेज़ पर ही छोड़ दिया और बोली, 9499 वाकई है? अरे हाँ हाँ, सचमुच है, पति ने कहा। और टिकट का नंबर? टिकट का नंबर भी है। रुको, ज़रा इंतज़ार करो। मैंने बताया है कि इसमें हमारी सीरीज़ का नंबर है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इतना कहते कहते पत्नी की तरफ देखकर इवान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई, ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा किसी चमकीली रंग बिरंगी चीज को देखकर मुस्कुरा पड़ता है। उसकी पत्नी भी अब मुस्कुरा रही थी। उसको भी ये बात अच्छी लगी कि उसने सिर्फ सीरीज का नंबर ही बताया था, टिकट का नंबर देखने की कोशिश ही नहीं की थी। पैसा और ऐश्वर्य मिलने की उम्मीद अपने आप में ही बहुत सुखद और रोमांचकारी होती है। काफी देर तक चुप रहने के बाद इवान ने कहा, ये हमारी ही सीरीज है। इस बात की पूरी संभावना है कि हम जीत गए हैं। वैसे तो ये सिर्फ संभावना है, लेकिन फिर भी है तो सही ना। अच्छा ठीक है ना, अब जल्दी से टिकट का नंबर देखो ना, उसकी पत्नी ने कहा। अरे थोड़ा इंतज़ार तो करो माशा, निराश होने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। नंबर ऊपर से दूसरी लाइन में है, इसलिए इनाम की रकम 75,000 रूबल होगी। थोड़ी देर बाद मैं लिस्ट देख लूँगा, और वो 26 नंबर भी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर सचमुच हमारी लॉटरी निकल आई तो? और पति पत्नी एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। जीतने की आशा ने उनको बेचैन कर दिया था। ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही सोच पा रहे थे कि उन 75,000 रूबल का वो क्या करेंगे, उससे क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे। उस समय उनके दिमाग में सिर्फ 9499 नंबर और 75,000 रूबल ही घूम रहे थे। आने वाली खुशियों का वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। इवान ने कहा, अगर हमारा नंबर निकल गया तो वो हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी माशा, एकदम अलग। ये टिकट तुम्हारा है। अगर मेरा होता तो निश्चय ही सबसे पहले मैं 25,000 रूबल से एक शानदार एस्टेट खरीदता। 10,000 रूबल घर को सजाने में, घूमने फिरने में, कर्जे चुकाने में, इन सब चीज़ों में खर्च करता, और बाकी के 40,000 बैंक में डाल देता। उससे हमें ब्याज की आमदनी होती रहती और हमारी बाकी की जिंदगी बड़े ही मज़े से कट जाती। उसकी पत्नी आंखों में एक चमक लिए कुर्सी पर बैठ गई और बोली, हाँ ये आइडिया अच्छा है। थोड़ी प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा रहेगा, टूला या ओरियल के आसपास। गर्मियों के मकान की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, और फिर उससे हमेशा हमें एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। इवान की कल्पना में नए नए चित्र उभरने लगे। हर चित्र पहले वाले से ज़्यादा सुंदर था। इन सारे चित्रों में वो खुद को बहुत ही स्वस्थ, ऊर्जावान और सेक्सी देख रहा था। वो देख रहा था कि गर्मियों में बर्फ जैसा ठंडा सूप पीने के बाद वो नदी के किनारे गर्म रेत में पीठ के बल लेटा हुआ है, या फिर नींबू के पेड़ की ठंडी हवा के तले आराम कर रहा है,
ये सब कितना सुखदाई, कितना आनंदमयी था। उसका बेटा और बेटी पास ही रेत से खेल रहे हैं, घास में कीड़ों को पकड़ रहे हैं और वो आराम से सो रहा है। किसी बात की कोई चिंता नहीं। आज, कल या उसके बाद ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। खाली बैठे बैठे ऊब जाने पर वो हरे भरे खेतों में या फिर मशरूम के जंगलों में सैर करेगा या फिर मछुआरों को मछली पकड़ते देखने का आनंद लेगा। दिन ढलने पर साबुन और तौलिया लेकर नदी के शेड में घुसकर बड़े ही आराम से नहाएगा। पानी में साबुन से बने झाग के आसपास छोटी छोटी मछलियां दौड़ेंगी। पानी में उगी हरी जंगली घास अपना सिर हिलाएगी। फिर नहाने के बाद वो मलाई वाली चाय पिएगा और दूध से बनी बर्फियां खाएगा। शाम के समय सैर करेगा या फिर पड़ोसियों के साथ गपशप करेगा। उसकी पत्नी भी कल्पना जगत की सैर कर रही थी। उसने खोए खोए स्वर में कहा, एक सुंदर बढ़िया सी एस्टेट खरीदना ही अच्छा रहेगा। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वो मन ही मन अपने विचारों पर बहुत खुश हो रही थी। इवान दिमित्रिच अपने आप को शरद ऋतु की फुहारों, ठंडी शामों और सेंट मार्टिन की गर्मी के बीच अपने आप को देख रहा था। उस मौसम में तरोताज़ा रहने के लिए उसको बाग में या नदी के किनारे लंबी सैर करनी पड़ेगी। सैर करने के बाद वो एक बड़ा सा ग्लास वोडका पिएगा। फिर नमकीन मशरूम और मसालेदार चटपटा खीरा खाने के बाद वोडका का एक और ग्लास पिएगा। बच्चे किचन गार्डन से हाथों में मिट्टी लगी हुई ताज़ी सौंधी महक वाली गाजर और मूली लेकर दौड़ते हुए उसके पास आएंगे। वो सोफे पर पैर पसार कर आराम से लेटे हुए रंगीन चित्रों वाली मैगजीन के पन्ने उल्टेगा या फिर उससे मुंह को ढककर सो जाएगा। काफ़ी देर तक कल्पनाओं की उड़ान लगाने के बाद उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और पूछा, माशा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से विदेश यात्रा करना चाहता था। अगर हमारी ये लॉटरी निकल जाती है तो शरद ऋतु के अंत में साउथ फ्रांस, इटली और भारत की यात्रा करना बड़ा ही मज़ेदार रहेगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, लेकिन टिकट का नंबर तो देख लो। अभी नहीं माशा, थोड़ा इंतज़ार और करते हैं। इवान अब कमरे में चक्कर काटने लगा। काटते काटते भी वो यही सब सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वाकई उसकी पत्नी भी विदेश गई तो क्या होगा। किसी खुशमिजाज, निश्चिंत, वर्तमान में जीने वाली औरत के साथ यात्रा करने में ही असली मज़ा आता है, ना कि ऐसी औरत के साथ जो पूरे सफ़र में अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बातें करती रहे, एक एक दमड़ी के लिए आहें भरती रहे और निराशा भरी बातें करती रहे। इवान कल्पना कर रहा था कि ट्रेन में उसकी पत्नी ने ढेरों पार्सल, टोकरियां और बैग उठा रखे हैं। कभी किसी बात से परेशान होकर शिकायत करती है तो कभी किसी बात का रोना लेकर बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के कारण कभी उसके सिर में दर्द हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने का रोना रोने लगती है। हर स्टेशन पर उतरकर उबला हुआ पानी, ब्रेड, मक्खन लाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। महंगा होने के कारण वो कभी पूरा डिनर नहीं करेगी। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए सोचा, ये औरत मुझसे पाई पाई का हिसाब लेगी, क्योंकि लॉटरी का टिकट इसका है, मेरा थोड़े ही है। लेकिन इसके विदेश यात्रा पर जाने की तुक ही क्या है। ये बाहर जाकर भला क्या करेगी? खुद भी होटल के कमरे में बंद रहेगी और मुझे भी कहीं घूमने नहीं जाने देगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे। जीवन में पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई थी कि उसकी पत्नी अधेड़ और नीरस हो गई थी। उसके पूरे शरीर से बस खाने और मसालों की गंध आती थी। जवानी के दिनों में वो कितनी मादक और सुंदर हुआ करती थी। उस वाली माशा से वो आज भी दोबारा शादी कर सकता था। लेकिन ये औरत, निस्संदेह ये सब बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा है, उसने अपने मन में सोचा। लेकिन ये विदेश यात्रा करना क्यों चाहती है आखिर? इसको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? हालांकि मैं जानता हूं कि ये औरत जाएगी ज़रूर। अब नेपल्स हो या क्लिन, इसके लिए तो गधा घोड़ा सब कुछ एक बराबर है। पूरे सफ़र में कांटे की तरह बस गड़ती ही रहेगी ये। मुझे अच्छी तरह से पता है, बाकी की औरतों की तरह पैसा मिलते ही ये भी उसको तिजोरी में बंद कर देगी। अपने रिश्तेदारों पर तो लुटाएगी और मुझे एक एक पाई के लिए तरसाएगी। अब इवान अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा। लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही इसके वो दुष्ट भाई बहन, अंकल आंटी भागते हुए ऐसे आ जाएंगे। हमारे सामने एकदम चिकनी चुपड़ी दिखावटी बातें करेंगे और भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे। नीच कहीं के, घिनौने लोग। कुछ देने पर और ज्यादा मांगेंगे, इनकार करने पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गालियां देंगे और बद्दुआएं भी देंगे। इवान दिमित्रिच को अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल आया। पहले वो उनको निष्पक्ष रूप से देखता था, लेकिन अब वो लोग भी उसको घिनौने और मक्कार दिखाई दे रहे थे। उसने मन ही मन सोचा,
ये ना सारे के सारे एकदम रेंगने वाले कीड़े हैं, घिनौने लोग। और ये जो मेरी बीवी है, धन दौलत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, तभी तो इतनी कंजूस है। ज्यादा हुआ तो मेरे हाथ में भी 100-200 रूबल थमा देगी और बाकी सारे ताले में बंद कर देगी। अब वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराहट के साथ नहीं बल्कि नफरत के साथ देखने लगा। पत्नी भी उसे घृणा और क्रोध भरी नजरों से देख रही थी। उसके अपने खुद के सपने और इच्छाएं थे। वो अपने पति के सपनों को अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि उसको मिलने वाली इनाम की रकम को हड़पने की सबसे पहले कोशिश कौन करेगा। वो अपने पति की नस नस से वाकिफ थी और उसके मन के ये भाव उसकी आंखों में इस वक्त साफ नजर आ रहे थे। इवान भी अपनी पत्नी की नजरों में छिपे भावों को तुरंत ताड़ गया। उसका मन फिर से घृणा और नफरत से भर गया। पत्नी को परेशान करने के ख्याल से उसने जल्दी से अखबार के चौथे पन्ने पर नजर डाली और बड़े ही विजयी स्वर में बोला, सीरीज 9499, नंबर है 46, 26 नहीं है। सारी घृणा और सारी उम्मीदें एक ही पल में गायब हो गए। इवान और उसकी पत्नी को वो कमरा फिर से छोटा और अंधेरे से भरा नजर आने लगा। शाम को खाया हुआ उनका खाना अभी तक हजम नहीं हुआ था। पेट भारी हो रहा था। शाम लंबी और उदास हो गई थी। इवान दिमित्रिच का मूड एकदम खराब हो गया था। वो बड़े ही गुस्से से बोला, ये सब क्या है मीशा? ये घर का पता नहीं क्या हाल बनाकर रखती हो तुम। हर जगह पैरों के नीचे कागज की कतरने, रोटी के टुकड़े और छिलके आ रहे हैं। लगता है इन कमरों की कभी सफाई होती ही नहीं है। मजबूर होकर मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। इस नरक की यातना से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? अच्छा होगा कि बाहर जाकर पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दूं। और फिर वो चुपचाप बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।